Continuing in the chapter of plant growth and development in the seventh lecture today, and also continuing in the chapter of organisms and population in the seventh and final lecture today, we are going to talk about population growth and इधर बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्मिक ग्रोथ की। अब हमारा जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर हमें जो ग्रोथ पढ़ाई गई है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बात करी गई है। और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाला जो ये चैप्टर है हमारा, इसके अंदर जिस ग्रोथ की बात करी हुई है ये प्लांट के ऊपर ग्रोथ की बात करी गई है। तो प्लांट क्या है? प्लांट बीइंग एन ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्रोथ ऑर्गेनिज्मिक लेवल की हुई। और पॉपुलेशन की बात करी गई जब हम लोगों से, तो ये पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ग्रोथ होती क्या है। अगर हम लोग हमारे ऑर्गेनिज्म के केस में बात कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ को हम लोग एक ऐसा फंडामेंटल और मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि बहुत इजीली एविडेंट एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह बयान कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब है क्या ग्रोथ? तो ग्रोथ को हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, या ऑर्गन का पार्ट, या फिर एक इंडिविजुअल सेल भी। तो हमारे को क्या पता चल रहा है कि परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए साइज़ के अंदर किसी ऑर्गन के, या उसके किसी पार्ट में, या इंडिविजुअल सेल के अंदर, तो हम लोग उसको ग्रोथ कहेंगे। अब जो ग्रोथ होती है जनरली इट इज़ एकम्पनीड बाई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, चाहे वो एनाबॉलिक हों चाहे वो कैटाबॉलिक हों, जनरली ये एकम्पनीड होते हैं। और होते किसके एक्सपेंस पे हैं भाई? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, तो एनर्जी तो खर्च होनी है। तो दीज ग्रोथ इन्वॉल्विंग प्रोसेसेस अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इसीलिए फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ जो है वो तो ग्रोथ है, एक पत्ते का बड़ा हो जाना इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। लेकिन अगर आपसे पूछ रही है एनसीईआरटी कि अगर मान लो स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड हो रहा है, वाटर के अंदर हम लोग उसको प्लेस कर दे रहे हैं, क्या आप उसको ग्रोथ बोलोगे? तो हम इसको ग्रोथ नहीं कह सकते, बिकॉज ये परमानेंट इंक्रीज इन साइज नहीं है। अगर पानी सूख जाएगा तो लकड़ी का साइज़ वापस उतना हो जाएगा। ये है हमारी ग्रोथ। किसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं? ये ग्रोथ हमने पढ़ी है क्या? परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब जो चल रहा है ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन लेवल पे अगर हम लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, ये हमें बताएगा कि उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। यानी पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ रहा है तो यानी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी फ्लरिश कर रही है। या फिर अगर पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी डिक्लाइनिंग की तरफ है, यानी पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि जो साइज़ ऑफ अ पॉपुलेशन है वो किसी भी स्पीशीज़ के लिए कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता। ये नहीं है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे इतना है तो इतना ही रहेगा। वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, यानी नए ऑर्गेनिज्म पैदा भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पुराने वाले मर भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई इमिग्रेंट आ जाए हमारे पास, और कोई ये भी हो सकता है कि उस कम्युनिटी को छोड़ करके चला भी जाए। तो ये बदलती रहती है टाइम के साथ साथ। अब अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से, जो कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रेडेशन का प्रेशर कितना है, वेदर कैसा है वहाँ का, ये सब जो है ना, ये फैक्टर्स जो हैं चेंज करते हैं हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को। और ये जब चेंज कर देते हैं हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी का चेंज है, द चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, कि हमारी पॉपुलेशन के साथ हो क्या रहा है। क्या वो फ्लरिश कर रही है या वो डिक्लाइन कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर जो चेंजेस हमें मिल रहे हैं उसको देख के। अब एनसीईआरटी कहती है वट एवर माइट बी दी अल्टीमेट रीजन्स, जो डेंसिटी है किसी पॉपुलेशन की एक गिवन हैबिटेट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो फ्लक्चुएट करती है किन्हीं 4 वजहों से। तो वो क्या फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के साइज़ को, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले 4 फैक्टर्स हैं। और वो 4 फैक्टर्स हमारे को यहाँ दे रखे हैं। ये कंडीशन कह लो या फैक्टर्स कह लो, ये हमारे पास 4 हैं जो हमारे पॉपुलेशन की डेंसिटी को गवर्न करते हैं।
अब बात आती है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को गवर्न करने वाले जब ये 4 फैक्टर हैं, तो ये क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ ही तो है। व्हाट इज़ दिस? पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नथिंग बट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को गवर्न करने वाले ये 4 फैक्टर हुए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे? तो हमारी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स या कंडीशंस क्या क्या हैं? वो आती हैं, सबसे पहली चीज़ वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये तो हो गए बहुत एसेंशियल। फिर उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वगैरह भी हमारे को देखनी पड़ेगी। और ये वाला पैराग्राफ हमारा डील करता है उन कंडीशन से जो एक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। अब एनसीईआरटी आपसे कहती है आप ऐसा क्यों नहीं करते कि लिखने की कोशिश करो उन नेसेसरी कंडीशंस को जो चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए। और इस लिस्ट के अंदर आप इंक्लूड, भाई आप देखोगे कि आपने वाटर लिखा होगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ग्रोथ के लिए। प्लांट सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं साइज में बाय सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट होगा तो साइज़ के अंदर ग्रोथ होएगी या साइज़ में इंक्रीज़ होएगा। और इसके लिए भी पानी चाहिए। टर्जिडिटी का मतलब होता है एक तरीके से सूज जाना। तो टर्जिडिटी जो है सेल की वो एक्सटेंशन के अंदर मदद करती है। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। 10 प्लांट ग्रोथ जो है और जो फर्दर डेवलपमेंट होनी है ये इंटीमेटली यानी क्लोजली लिंक्ड है कि पानी का स्टेटस क्या है प्लांट के अंदर। अगर पानी अच्छा खासा अवेलेबल है तो ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, और अगर पानी की कमी चल रही है तो ग्रोथ के अंदर भी हमें इम्पीडेंस यानी रुकावटें देखने को मिलेंगी। वाटर का दूसरा काम क्या है कि वाटर क्या करता है, एक मीडियम की तरह भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो पाएँ, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो कि रिक्वायर्ड है हमारे ग्रोथ के लिए। बात आती है अब हमारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है हमारा, ये दूसरा फैक्टर हमने लिखा था इस यहाँ पर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने के अंदर, जो कि एसेंशियल होगा ग्रोथ एक्टिविटीज़ में। अब आपने इसको ईटीएस के अंदर पढ़ा था कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन असेप्टर है, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो फाइनल हाइड्रोजन असेप्टर है। हाइड्रोजन असेप्टर है तो H+ और इलेक्ट्रॉन के मिलने से हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन असेप्टर हमारा फाइनल ऑक्सीजन काम करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इससे हमने देखा था कि भाई किस तरीके से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हमारी एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने हमारे को क्या हेल्प करी, रिलीज़ करने में हेल्प करी मेटाबॉलिक एनर्जी। और इस मेटाबॉलिक एनर्जी को हमने ग्रोथ की एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया, बिकॉज एनसीईआरटी ने हमने क्या बताया था कि ये सारा का सारा काम एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होगा। फिर तीसरी चीज़ न्यूट्रिएंट्स की बात आती है। तो न्यूट्रिएंट्स की बात में क्या आता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो हों यानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वाले न्यूट्रिएंट्स हों, या माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हों यानी छोटी अमाउंट्स में चाहिए वाले हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हों, ये रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए ताकि वो अपना प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस कर सके। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे, ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी हमारा काम करते हैं। फिर एक फैक्टर और जो हमने बात करी थी कि भाई टेम्परेचर रेंज भी एक ऑप्टिमम प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है फंक्शन कर पाए। वही चीज़ एनसीईआरटी ने आपसे कही क्या कि इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जिसके अंदर उसकी ग्रोथ जो है बेस्ट सूटेड होती है। और कोई भी डेविएशन अगर हमें देखने को मिलेगी इस रेंज से, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज से, तो वो उसके लिए डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और एनवायरमेंटल सिग्नल्स जो होते हैं जैसे लाइट हो गई या ग्रेविटी हो गई, ये भी अफेक्ट करते हैं कुछ फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि हमारे एनवायरनमेंट के भी जो सिग्नल्स हैं जैसे लाइट और ग्रेविटी, ये भी जो है अफेक्ट कर सकती हैं कुछ फेजेस या कुछ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को। तो हमारी कंडीशन ऑफ ग्रोथ के अंदर हमने प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चाहिए होगा, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। इससे हमारी जो ग्रोथ होनी है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, उसको हम लोग अपना एक्सेस कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे। अब बात आती है कि पॉपुलेशन लेवल पे जो ग्रोथ होनी है उसको रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पॉपुलेशन को ग्रोथ होना यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी में फ़र्क आने वाले 4 मेन फैक्टर्स हैं हमारे। क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है हमारा नेटैलिटी यानी किसी ऑर्गेनिज्म का पैदा हो जाना, और दूसरा है हमारा मॉर्टैलिटी
ये है 2। फिर तीसरा है इमिग्रेशन, यानी किसी नई जगह से हमारी जगह पर आ जाए कोई, और फिर इमिग्रेशन यानी कोई हमारी जगह को छोड़ करके चला जाए। अब आप ये जो वीडियोस पढ़ रहे हो बायोलॉजी की, ये किस चैनल पे पढ़ रहे हो? एमडी बायोलॉजी पे पढ़ रहे हो। तो ये जो एमडी मेरा नाम है, मेरे फ्रेंड्स मुझको एमडी बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको यहाँ याद रखने के लिए कि जो मॉर्टैलिटी है, मॉर्टैलिटी इज़ डेथ। मॉर्टैलिटी रिप्रेजेंट करता है डेथ रेट को। मॉर्टैलिटी डेथ, आप इसको एमडी से याद रख सकते हो। तो फिर नैटेलिटी क्या हुआ कि जो हमारा बर्थ रेट होगा, बर्थ रेट का क्या मतलब कि जो हमारा पर कैपिटा बर्थ होगा, कि नंबर ऑफ बर्थ जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उसको नैटेलिटी बोलेंगे, और नंबर ऑफ डेथ हमारी जो हो रही है पॉपुलेशन के अंदर एक गिवन पीरियड में, उसको हम लोगों ने मॉर्टैलिटी बोला। एम से मौत भी होता है, एम से मॉर्टैलिटी भी है, तो एम से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो मॉर्टैलिटी इज़ फॉर डेथ एंड नैटेलिटी इज़ फॉर बर्थ। नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए एक गिवन पीरियड के अंदर एक पॉपुलेशन में, उसको हम लोगों ने क्या बोला कि वो नैटेलिटी है। कितने लोग मर गए या कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई एक पॉपुलेशन के अंदर एक गिवन पीरियड में, उसको हम लोगों ने मॉर्टैलिटी कहा, एमडी। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। फिर इमिग्रेशन की बात करी कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं सेम स्पीशीज़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल काउंट करना है हमें, कि कितने जो है सेम स्पीशीज़ के नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हमारी हैबिटेट के अंदर आ गए कहीं और से ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और एमिग्रेशन का क्या मतलब है कि वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने हैं जो हमारी जो हैबिटेट हमने बसानी है उसको छोड़ करके कहीं और चले गए उस टाइम पीरियड के अंदर जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये 4 हो गए हमारे। बाइड से आप भी याद रख सकते हो कि बर्थ रेट, इमिग्रेशन और डेथ रेट और इमिग्रेशन। तो ये बर्थ रेट और इमिग्रेशन जो है, बर्थ होना या इमिग्रेशन होना, ये इंक्रीज़ करवाता है पॉपुलेशन साइज़ को, और डेथ होना या इमिग्रेशन जो होना ये डिक्रीज़ करवाता है पॉपुलेशन के साइज़ को। ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की उसको अफेक्ट करते हैं। अब इसको एनसीईआरटी ने इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से प्यार से बड़ा समझाया हुआ है कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, अगर आप उसको एन से रिप्रेजेंट करते हो तो आपका ये बी और आई, बाइड के अंदर से, BIDE के अंदर से, ये जो पहले वाले 2 हैं बी और आई, यानी बर्थ होना और इमिग्रेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। और आपका जो डेथ है और जो एमिग्रेशन है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। इसके बेसिस पे अब जो है प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि पॉपुलेशन जो है कितनी है रैट्स की एक बान के अंदर, और पता चला कि नैटेलिटी कितनी है 250 है, और मॉर्टेलिटी कितनी है 240, इमिग्रेशन है 20 और एमिग्रेशन है 30। तो नेट इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितना हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ा था बाइड के नाम से इसको। अब ये बी और आई को जोड़ लेते हैं तो बी कितना है हमारे पास, नैटेलिटी है 250, और आई कितना हो गया हमारे पास, इमिग्रेशन है 20, तो ये हो गया 270 हमारा। और हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं मॉर्टेलिटी कितनी है, यानी डेथ कितना है हमारे पास, तो डेथ हो गया हमारे पास 240, और एमिग्रेशन है हमारे पास कितना 30। तो ये टोटल किया हमने तो ये भी 270 आया। तो बी प्लस आई में से डी प्लस ई को हमने माइनस किया तो कितना आया, 270 माइनस 270 यानी 0। तो नेट इंक्रीज़ कितना हुआ पॉपुलेशन के अंदर, 0। तो आंसर हमारा डी हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर, हमसे पूछा गया था कि इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा। तो हमने पता है कि BIDE, बाइड से हम लोगों ने याद रखना है कि बर्थ हो या इमिग्रेशन हो, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, डेथ और इमिग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इमिग्रेशन यानी आई का क्या इम्पैक्ट होएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होएगा, तो ये हो गया अपना डी। इसी इक्वेशन को एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर दे दिया कि भाई अगर आपको एन टी दे दिया है कि यानी पॉपुलेशन डेंसिटी एट एनी गिवन टाइम टी कितनी थी, और आपको t+1 पे निकालना है, तो आप इस चेंज को कैसे निकाल सकते हो, b प्लस आई में से माइनस कर दो d प्लस ई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, आप देख भी चुके हो कि इस पे 2013 में सवाल आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी। अब इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि भाई पॉपुलेशन के डेंसिटी का ग्रोथ कैसे हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे ग्रो कर सकती है। अब पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। यू कैन सी फ्रॉम दी अबव इक्वेशन कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी अगर नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी बी प्लस आई ज़्यादा हो जाए डी प्लस ई से। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी, ये जो आ रही है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बर्थ और डेथ जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन बट
द अदर फैक्टर्स जो हैं हमारे, यानी हमारा इमिग्रेशन और हमारा ये एमिग्रेशन, ये द अदर टू फैक्टर्स अज्यूम इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? फॉर इंस्टेंस इफ़ अ न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, कोई नई जगह अभी अभी बसाई जा रही है, तो इमिग्रेशन और जो हमारा एमिग्रेशन है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस पॉपुलेशन को। इमिग्रेशन जो है बिकॉज इंक्रीज में हेल्प करता है, तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन द बर्थ रेट। ऑब्वियसली भाई आपने कोई नई जगह बसाई है, इसके अंदर पैदा होने में तो बहुत टाइम लगेगा नए लोगों को, लेकिन बस जाएगा कोई यहाँ आकर बाहर से तो वो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। आप इस चीज़ को देखोगे, कई कई कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेन की कंट्रीज़ जो हैं, मेंस को हायर करने के लिए वो करती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मेल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग रेट पर है। तो उन्होंने पीछे कैंपेन्स भी चलाए हैं कुछ कंट्रीज़ ने, कई कई आइलैंड्स ने, कि भाई बाहर के देशों के मेल्स आकर के यहाँ रह लो और पैसा खर्चा हम लोग देंगे आके रहने का, इस तरीके से। तो वो सब किस लिए है? बिकॉज इमिग्रेशन जो है, जब कोई नई हैबिटेट कॉलोनाइज करी जाती है तो इमिग्रेशन और जो हमारा एमिग्रेशन है ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है उसकी पॉपुलेशन साइज़ के अंदर, रैदर देन बर्थ एंड डेथ्स। तो ये हमारा हुआ जिसको आपने एमडी से याद रखना है, मोर्टेलिटी डेथ, और नेटैलिटी हो गया बर्थ। और ये हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो हमारी ग्रोथ होनी है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होनी है उसको गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर बात आती है हमारे ग्रोथ मॉडल की। अब हम लोग ग्रोथ मॉडल्स अगर देखते हैं तो ग्रोथ मॉडल्स एनसीईआरटी जो है दो देती है आपको। एक तो लॉजिस्टिक ग्रोथ देती है, इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है, वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ हम लोग इसको कहते हैं। वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ हम लोग इसको कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? देखो, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, आप इसको समझो, इसके नाम के अंदर आ रहा है लॉजिस्टिक है, यानी लॉजिक है। अगर आप इनको देखो, LOGI और लास्ट का C, ये तीन शब्द हटा दिए मैंने, तो क्या बनता है? लॉजिक है। लॉजिक है यानी लॉजिकल है, तो सेंसिबल बात है, तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है, ये रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक है तो ये सच है, यानी मैं कह रहा हूँ ये सच है। तो इसका कर्व कैसा मिलेगा आपको? S से सच और S से सिग्मॉइड शेप का कर्व आपको मिलने वाला है। ये मिलने वाला है आपको सिग्मॉइड कर्व। दूसरी जो आपकी ग्रोथ बनती है वो बनती है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको आप लोग कहते हो जियोमेट्रिक ग्रोथ है हमारी। अभी जो जियोमेट्रिक ग्रोथ आती है, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ यानी जा से जियोमेट्रिक ग्रोथ और जा से होता है अपना झूठ। तो ये जो बात आई झूठ, तो ये मैं कर रहा हूँ किस वजह से? ताकि ये जे आपको दिख सके। तो ये जे शेप का कर्व हम लोग को मिलने वाला है। तो अगर हम लोग इसमें देखें अपने डायग्राम के अंदर, तो ये जे शेप का कर्व हमें मिल रहा है किस चीज़ का? अपने एक्सपोनेंशियल यानी ज्योमेट्रिक वाले का, यानी झूठा है ये कर्व, यानी रियलिस्टिक नहीं होता। और ये लॉजिकल वाला है, तो ये सच्चा कर्व है, क्योंकि ये सच्चाई में हमें देखने को मिलेगा। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है, यानी वो कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को हमारी हैबिटेट सपोर्ट कर सकती है। हमारी ये जो पॉपुलेशन का साइज़ है, डेंसिटी है, ये ग्रो करते 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 कितना मैक्सिमम हो सकता है कि ये के बराबर हो सकता है, यानी n जो है के बराबर आ सकता है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि इसको एसिम्प्टोटिक कंडीशन बोला जाता है। तो हमारे ये जो दो रेट हैं जो ग्रोथ मॉडल दे रखे हैं, ये पॉपुलेशन के ग्रोथ के मॉडल दे रखे हैं। और जो हमारा दूसरा वाला जो चैप्टर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसके अंदर जो हमें ये ग्रोथ वाले फेजेस देखने को मिलेंगे, रेट देखने को मिलेंगे, ये हमें ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के रेट को देखने को मिलेगा। अब हम लोग पहले ऑर्गेनिज्म वाले की बात कर लेते हैं पूरी तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग अपनी पॉपुलेशन पे स्विच कर जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ही मिल करके एक पॉपुलेशन को बना ले रहे हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये प्लांट ग्रोथ के अंदर, कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो जनरली इनडेटर्मिनेट होती है। किस ग्रोथ की बात कर रहा है? प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने तभी लिख दी है, आप भी अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना कि ये बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है बात, क्योंकि एनसीईआरटी खुद कह रही है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो यूनिक होती है, बिकॉज प्लांट रिटेन करते हैं कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये चीज़ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिलती। चाहे आप एनिमल्स का या ह्यूमंस का ही केस ले लो, तो ह्यूमंस के पास कोई अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रो करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता ही रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन प्लांट्स के पास ये यूनिक एबिलिटी है कि प्लांट्स जो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो शो करता है। अब ये जो एबिलिटी है प्लांट्स के पास, ये किस वजह से आ रही है?
इसका रीज़न है क्या, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट सर्टेन लोकेशंस इन द बॉडी, कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर सर्टेन लोकेशंस पे हमारी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट हैं। अब मेरिस्टेम्स के अंदर आपने जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर था उसके अंदर ग्रीक मेरिस्टोस डिवाइडेड ये सब पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर मेरिस्टेम्स हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट है। और जो सेल्स होते हैं इन मेरिस्टेम्स के, इनके पास कैपेसिटी टू डिवाइड होती है और ये सेल्फ परपिचुएट भी कर पाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है इन सेल्स का, हाउएवर, ये डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर जाता है और ऐसे ही सेल्स हमारे प्लांट बॉडी को बनाते हैं। ये चीज़ भी हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ी थी कि व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स दे सून लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़। और ये परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट की बॉडी को बनाते हैं। ये जो फॉर्म ऑफ ग्रोथ है जहाँ पर नए सेल्स को हमेशा ऐड किया जाना है प्लांट बॉडी के अंदर बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ नाम देते हैं। कि ये जो है हमारी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, कि ग्रोथ का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला हुआ है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम तब ग्रोथ करेंगे। लेकिन क्लोज्ड ग्रोथ के अंदर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने अब आगे से पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ़ द मेरिस्टेम सीजेज टू डिवाइड, क्या ये कभी ऐसा होगा। भाई मेरिस्टेम्स जो हैं डिवाइड कर रही हैं इसीलिए नाम उनका मेरिस्टेम है। अगर ये सीज कर जाए डिवाइड करना, यानी ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएट हो जाएगी तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म कर लेगी। अब हमने ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा था कि अगर कोई टिश्यू डिफरेंशिएट करता है तो उसके बाद वो डी डिफरेंशिएशन से अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को वापस रीगेन कर सकता है और फिर से डिवाइड करने के बाद वापस से रीडिफरेंशिएट करके अपनी एबिलिटी को लूज़ कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, इसीलिए ये जो शब्द यूनिक है ना, तो ये वाकई में प्लांट्स के अंदर ये यूनिक चीज़ है, इसीलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। चैप्टर 6 के अंदर आपने पढ़ा है क्या, कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। आपको पता है क्या कि ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, और प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनका एलोंगेशन हो सके अलोंग देयर एक्सिस। एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस होगा, इसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कह रहे हैं। आप ये भी जानते हो कि जो डायकॉट हैं और जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, डायकॉट का यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो तरीके के प्लांट्स, डायकॉट और मोनोकॉट, तो यहाँ डायकॉट की बात हो रही है। डायकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये चीज़ वापस से एनसीईआरटी ने मज़े की बोली, यहाँ पर आपको फिर से रिकॉल हुआ कि जो मोनोकॉट होता है उसके अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए एनसीईआरटी ने एंजियोस्पर्म्स के अंदर से डायकॉट का नाम लिया और अलग से जिम्नोस्पर्म्स का नाम लिया, कि डायकॉट यानी एंजियोस्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायकॉट, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती हैं, वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये कब आता है, बाद में आता है, और ये वो मेरिस्टेम है जो इंक्रीज़ करती है ग्रोथ को, और जब ये एक्टिव बन जाएगा तो ग्रोथ इंक्रीज होने को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो प्राइमरी ग्रोथ हमारी अलोंग द एक्सिस ऐसे थी, और सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ यानी इस तरीके से चौड़ा करने में मदद करेगी। अब ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है किस चीज़ की, लोकेशन ऑफ रूट में एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम और वैस्कुलर कैम्बियम की। एरो जो है एग्जिबिट करता है कि किस डायरेक्शन में सेल और ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है। तो वैस्कुलर कैम्बियम ऑब्वियसली सेकेंडरी ग्रोथ करनी है इसको, तो ये इस तरीके से ग्रोथ करके दिखा रहा है। ये हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि ये इस तरीके से चौड़ा करने में, गर्थ इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। शूट के अंदर भी वैस्कुलर कैम्बियम गर्थ इंक्रीज करने में मदद कर रहा है, और शूट की एपिकल मेरिस्टेम और रूट की एपिकल मेरिस्टेम इस तरफ को ग्रो कर रही है, इस तरफ को ग्रो कर रही है। तो हमारी जो रूट वगैरह है ये लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, या शूट जो है ये लंबा होता जाएगा अलोंग द एक्सिस। तो ये प्राइमरी ग्रोथ है हमारी, और ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है।
फिर बात आती है ग्रोथ के ऊपर कि ग्रोथ जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल है, तो किस तरीके से मेजर करते हैं उसकी बात आने वाली है अब, कि ग्रोथ जो होती है सेलुलर लेवल पे वो प्राइमरीली कॉन्सिक्वेंस है किस चीज़ का, कि प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर गया। अब सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ये डिफ़िकल्ट काम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो इससे प्रोपोर्शनल हो। तो ग्रोथ को हम लोग कई सारे पैरामीटर्स से तोल लेते हैं, जैसे कि भाई फ्रेश वेट के अंदर या ड्राई वेट के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ, लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ, एरिया, वॉल्यूम या सेल नंबर के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ। ये हमारे इनडायरेक्ट या मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो कितने सेल्स नए दे सकता है। गौर करना कितने नंबर की बात कर रहा है ये, हाउ मैनी, दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो कितने दे सकता है, इट कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे के अंदर ये 17,500 17,500 नए सेल्स फॉर्म कर सकता है। इतना ये नंबर की बात हुई, दिस इज़ अबाउट नंबर। और हम लोग बात करें वाटरमेलन की, तो इसके अंदर जो है साइज़ का इंक्रीज़ हो सकता है 3.5 लाख टाइम्स। इतना बड़ा साइज़ में हमारा एक सेल इंक्रीज़ करके ग्रो कर सकता है। अब मैंने इसको याद करने के लिए इस तरीके से दो डायग्राम इंसर्ट किए हैं कि ये मेज़ के अंदर, भुट्टे के अंदर आप 17,500 जो है सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो सकता है एक घंटे के अंदर, और हमारा एक सेल जो है 3.5 लाख टाइम साइज़ के अंदर इंक्रीज़ कर सकता है वाटरमेलन के अंदर। फॉर्मर के अंदर यानी हमारे मेज़ के अंदर जो ग्रोथ है उसको सेल के नंबर के अंदर इंक्रीज़ की तरह देखा गया, और लैटर के अंदर यानी बाद वाले यानी वाटरमेलन के अंदर हमने क्या देखा, इंक्रीज़ इन सेल के साइज़ को हम लोगों ने ग्रोथ की तरह मेजर किया। फिर अब बात आती है कि पोलन ट्यूब को कैसे मेजर करोगे, तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है, पत्ते को कैसे मेजर करोगे, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है, इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या आ गई, लेंथ का इंक्रीज़ का एग्जांपल पोलन ट्यूब हो गया, सरफेस एरिया का इंक्रीज़ का एग्जांपल अपना डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी हमारा डायकॉट का लीफ हो गया। फिर सेल के नंबर का इंक्रीज़ का हमारा आया क्या चीज़, हमारा ये मेज़ का एग्जांपल, और सेल के साइज़ का एग्जांपल में आया हमारे वाटरमेलन का एग्जांपल। ये था हमारा कि हम लोग ग्रोथ को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। फिर बात आती है कि ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसके फेजेस क्या क्या हैं, तो काफ़ी सारे फेजेस हैं, लेकिन 3 नाम हैं उसके, 3 फेज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। अब ये 3 नाम आपको रिकॉल अगर हो रहे हों तो शायद आपको कनेक्टिविटी आए कि आपने इन 3 नामों को यहाँ पढ़ रखा है, कि ये जो रीजन्स ऑफ रूट टिप है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, आप रीजन्स ऑफ रूट टिप के अंदर ये पढ़ चुके हो कि ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फ्यू मिलीमीटर्स बिहाइंड द रूट कैप होता है, फिर उसके पीछे रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और सबसे पीछे हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। और इनके आप फीचर्स भी पढ़ चुके हो यहाँ पर कि रूट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बात बताई थी कि मैच्योरिटी पे बाल आते हैं तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। अब वही बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर। जो फेजेस हैं हमारे, जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है उसको अपन लोगों ने 3 फेजेस के अंदर बांटा है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा फाइनली मैच्योरेशन वाला जोन। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं बाई लुकिंग एट द रूट टिप्स। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स जो रूट एपेक्स पे हो और शूट एपेक्स पे हो वो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सेल जो होगा मेरिस्टेमेटिक जोन का, उसका क्या क्या फीचर है, ये रिच इन प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई रहेगा, सेल वॉल्स इनकी प्राइमरी इन नेचर होंगी, थिन और सेलुलोजिक सेल वॉल्स होंगी, और अबंडेंट प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे। ये 4 फीचर्स हमें देखने को मिले अपने मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि पहला क्या, रिच इन साइटोप्लाज्म है, दूसरा इसका न्यूक्लियस कैसा है, तो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है, सेल वॉल कैसी है, इसकी प्राइमरी इन नेचर है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है हमारा, थिन और सेलुलोजिक है हमारा, ये चौथा पॉइंट हुआ। और 5वां पॉइंट क्या है, प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शंस जो हैं वो अबंडेंट देखने को मिलेंगे। ये किस जोन की बात हुई, हमारे मेरिस्टेमेटिक जोन के फीचर्स की बात हुई। अब बात आ रही इलोंगेशन जोन की। द सेल्स प्रॉक्सिमल यानी जस्ट नेक्स्ट जो है टिप के बाद, इसमें मेरिस्टेमेटिक के जस्ट पीछे टू दी मेरिस्टेमेटिक जोन, ये रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफ इलोंगेशन। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी, सेल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी,
न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगी इस फेज के अंदर। ये अब हमारे 3 फीचर्स किसके दिए, पहला, दूसरा ये सेल एनलार्जमेंट का, और तीसरा हमारा ये फीचर। तो ये किसका हमारा आया, इस जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर जो हमारे सेल्स देखने को मिल रहे हैं उनके फीचर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना। फिर अगर आप इससे फर्दर अवे मूव करो, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स जो है मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, क्या आएगा अपना, वो पोर्शन ऑफ एक्सिस जहाँ पर मैच्योरेशन का फेज चल रहा है। यहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पहली बात आई क्या कि इनके अंदर मैक्सिमम साइज़ देखने को मिलेगा इनकी वॉल थिकनिंग के हिसाब से, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ किस में आती है, हमारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। और ये बात आई कि रूट हेयर भी हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ और सेल टाइप्स जो आपने पढ़े हैं चैप्टर 6 के अंदर वो मैच्योरेशन फेज़ वाले थे, यानी परमानेंट टिश्यूज़ आपने पढ़े क्या कि उनके अंदर पूरी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये है हमारा सारा का सारा हमने पढ़ लिया ग्रोथ का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है, तो वो हमने बात करी है सेल वेल का इंक्रीज साइज़ करना या उसका साइज़ बढ़ जाना। और पॉपुलेशन के ग्रोथ के साइज़ का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का जो काउंट है वो बढ़ रहा है, ये हमने बात करी। दूसरा फैक्टर हमने बात करी क्या कि जो प्लांट्स हैं उसके अंदर जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, ये यूनिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। फिर हमने बोला कि जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल हो सकती है। तो ग्रोथ मेजरेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कैसे हो सकती है, वो 4-5 तरीके हमने देखे कि फ्रेश वेट या ड्राई वेट देख लो, लेंथ, एरिया वगैरह देख लो, सेल नंबर देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है। सेम चीज़ पॉपुलेशन के अंदर हमने बात करी। पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं किस तरीके से कि भाई इसके अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इससे हमें पता चल सकता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, यानी फ्लरिश कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। फिर हमारी बात आई क्या फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर 3 फेज थे हमारे, ऑर्गेनिज्मिक लेवल के, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन वाला। और हमारे फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर हमने देखा कि हमारे ग्रोथ मॉडल जो पॉपुलेशन के हैं उसके अंदर हमारा एक तो हमारा ये झूठा कर्व है जिसको अपन लोग ज्योमेट्रिक बोलते हैं, और एक सच्चा कर्व है। इसके अंदर अलग अलग फेजेस आएंगे, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल वगैरह वगैरह, वो आएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। फिर लास्ट में हम लोगों ने बात करनी थी ग्रोथ रेट की। एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट कैसे देखने को मिलता है, तो इसके अंदर 2 तरीके का ग्रोथ रेट आता है, एक आता है अरिथमेटिक और एक आता है ज्योमेट्रिक। और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक जो है कंबाइंडली काम करता है, जैसा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे होता है। तो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करने का और ग्रोथ के मॉडल्स को डिस्कस करने का। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ रेट किस तरीके से चल रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इंक्रीज ग्रोथ हो जाना पर यूनिट टाइम को हम लोग ग्रोथ रेट कह रहे हैं। रेट का मतलब ही क्या होता है, पर यूनिट टाइम। तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम लोगों ने बोला ग्रोथ रेट। और इस तरीके से हम लोग रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। एक ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट या ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा या खुद ऑर्गेनिज्म जो है अपना नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग तरीके से। उसके 2 रास्ते हैं, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक है अपनी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ बहुत फेमस है, आप इसको सुनते हुए आ रहे हो कि 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिकली बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अरिथमेटिक के अंदर अगर आप गौर से देखो क्या हो रहा है कि ये एक सेल था, इससे 2 बने, और इसके अंदर क्या थी, इस एक सेल के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी थी। तो ये अपना डिवाइड कर गया, ये जो है डिफरेंशिएट कर गया, और इसके अंदर से ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया 2 के अंदर, तो ये दूसरा जो बना अपना ये भी डिफरेंशिएट कर गया। फिर सिर्फ हर जनरेशन के अंदर आप देखो सिर्फ ये एक सेल जो है अपना ये ही डिफरेंशिएट कर रहा है, सॉरी ये ही डिवाइड कर रहा है, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1 डिफरेंशिएट किया, सेकंड में 2 ने किया, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है ये। तो अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल के पास जो है हमारा वो रहती है, प्रॉपर्टी टू डिवाइड रहती है, एबिलिटी टू डिवाइड रहती है। लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर क्या है कि एक जनरेशन की जो प्रोजनी है उनमें सबके पास जो है डिवाइड करने की एबिलिटी है।
इस चीज़ को आप मेन डिफरेंस की तरह देख सकते हो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के बीच में। अब तीसरी चीज़ आपको जाइगोट के केस में दिखाई है कि जाइगोट बना हमारा, जाइगोट में से जो है मल्टीपल ये पूरा 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 ब्लू चल रहा है सारा। फिर उसके पास जो है इन्होंने लाइट ब्लू किसकी चीज़ के लिए दिखाया एनसीईआरटी ने, कि वो सेल्स जो हमारे लूज़ कर चुके हैं एबिलिटी टू डिवाइड। तो आप देख रहे हो कि एक माइनर पॉपुलेशन है जिसके पास कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की, बाकी सब जो है हमारा डिफरेंशिएट करता जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो कि ये स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक फेजेस दोनों देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो दो तरीके की बनती हैं, या तो अरिथमेटिकली ग्रोथ हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ एक डॉटर सेल के पास जो है एबिलिटी टू डिवाइड प्रेजेंट रहेगी, और ज्योमेट्रिक के अंदर क्या है, जितनी भी डॉटर सेल्स बनेगी उन सब के पास जो है एबिलिटी टू डिवाइड प्रेजेंट रहेगी। अब बात आती है क्या, द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल। बिल्कुल ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि माइटोटिक सेल डिवीजन हुई और सिर्फ एक डॉटर सेल जो है कंटिन्यू करेगी डिवाइड करना, बाकी की डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर हो जाएंगी। ये सिंपलेस्ट जो अगर आप इसका एग्जांपल पूछो अरिथमेटिक ग्रोथ का, तो रूट इलोंगेशन जो है एक कांस्टेंट रेट पे अगर हो रही है तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे अरिथमेटिक ग्रोथ का, और एग्जांपल ये आपको याद रखना है। अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो मैथमेटिकली इसको आप जो हो एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से कि अगर टाइम ज़ीरो पे अगर आपके पास जो ग्रोथ थी लेंथ की वो L0 थी, तो टी टाइम पे LT जो है इसकी लेंथ होगी। R क्या है, इसका रेट है ग्रो करने का, और टाइम कितना है आपका, कि कितने टाइम के बाद आप इसको देख रहे हो। अब ये जो जो इसके अंदर वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं ना, ये जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं, इनका नाम और इसका जो क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन चुके हैं इसके ऊपर। LT का क्या मतलब है, लेंथ एट टाइम T। L0 का क्या मतलब है, लेंथ एट टाइम 0। R का क्या मतलब है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। और T का मतलब है किसी भी टाइम पीरियड की हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं। अब बात आती है क्या कि लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन्स इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर क्या होता है, मोस्ट सिस्टम्स के अंदर जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, यानी लैग फेज देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें लैग फेज देखने को मिलता है, आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले आपको लैग फेज देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज होएगा ये रैपिडली, देयर आफ्टर तब आएगा अपना लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। तो पहले लैग फेज आया, अब एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज आएगा अपना, और फिर एक मैक्सिमम आ जाएगा जिसको हम लोग स्टेशनरी फेज बोलते हैं या एसिम्पटोट बोलते हैं। उसके बाद क्या होएगा कि लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है, तो ग्रोथ जो है हमारी स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से क्या हुआ, सबसे पहले जो ग्रोथ थी वो इनिशियल ग्रोथ स्लो थी, तो एक लैग फेज देखने को मिला। उसके बाद उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ आया, रैपिड इंक्रीज़ देखने को मिला, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़ आ रहा है। फिर जो प्रोजेनी सेल्स है फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन, इनके पास एबिलिटी टू डिवाइड रिटेन हुई और ये कंटिन्यू करते चले गए इस तरीके से। लेकिन जब प्रोजेनी डिवाइड करती जा रही है तो न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर तो लिमिटेड है, तो ग्रोथ जो है फिर वापस से स्लो डाउन होएगी और एक स्टेशनरी फेज़ आ जाएगा। और क्योंकि ये एस शेप्ड का है, ये सच्चा कर्व है कि पहले लैग बिहाइंड करता है ऑर्गेनिज्म, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है उसकी ग्रोथ, और फिर क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है लिमिटेड है तो वो स्टेशनरी फेज एक्वायर कर लेते हैं। इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व। तो हमें किस तरीके का देखने को मिल रहा है, हमारा लॉजिस्टिक के अंदर हमारा सिग्मॉइड कर्व देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, फिर बात आती है अ सिग्मॉइड कर्व इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ग्रो कर रहा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में। सिग्मॉइड कर्व जो है कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ये सच्चा कर्व है, एस से सच्चा, एस से सिग्मॉइड हो गया अपना। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, ऑल टिश्यूज एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। क्या आप ऐसे और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हो किस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा एक ट्री के लिए जो सीज़न के अंदर सीजनल एक्टिविटी शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप किस तरीके से शो कर सकते हो, ये आपके पास पैटर्न है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करने का। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपको 12th की एनसीईआरटी ने यहाँ दिया है, बस वो W की जगह आपने यहाँ पे N यूज़ करना है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या है, W1 का मतलब फाइनल साइज़ क्या है, W0 का क्या मतलब इनिशियल साइज़ क्या है,
आर का मतलब क्या है, ग्रोथ का रेट कितना है, टी का मतलब अपना टाइम ऑफ ग्रोथ कितना है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर क्या है कि एन क्या क्या मतलब होता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है टी टाइम के बाद, पॉपुलेशन की डेंसिटी इनिशियल टाइम पे यानी 0 टाइम पे कितनी थी। आर का क्या मतलब होता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट को माइनस कर देंगे तो ये आर बन जाता है, बी माइनस डी इज इक्वल्स टू आर। तो ये आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या है हमारा, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम्स या लॉगरिदम्स, और ये क्या है अपना, इसकी वैल्यू है 2.71828। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बन चुका है, और वो क्वेश्चन क्या है 2021 के पेपर में पूछा गया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन आपको ये दी है, इसके अंदर बताओ कि ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स को शो कर रहा है। अब यहाँ लॉगरिदम तो चारों ऑप्शंस में है, तो बच्चे हो गए कन्फ्यूज़ कि भाई लॉग ही पढ़ा है हमने तो ये ई, अब ये है किस चीज़ का, तो ये नेचुरल लॉगरिदम का बेस है ई। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये PYQ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल हम लोग वापस अपने ग्रोथ मॉडल पे आएँ तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके केस में हमें सिग्मॉइड कर्व देखने को मिल रहा है जो एस शेप का होगा, जिसके अंदर 3 फेजेस होंगे, लैग फेज़, लॉग फेज़ और फाइनली स्टेशनरी फेज़। इस तरीके से हमने ये चीज़ पढ़ी। अब आर जो है ये रिलेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, जो कि क्या है हमारा, ये एक मेजर है एबिलिटी ऑफ द प्लांट का, ताकि वो नया प्लांट मटेरियल जो है ग्रो कर पाए, और उसको हम लोग उसका एफिशिएंसी इंडेक्स की तरह रेफ़र करते हैं। वापस से इस लाइन को पढ़ो, हेयर आर जो है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है इसका, और इसको हम लोग एक मेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि प्लांट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो प्लांट का मटेरियल नया बना पा रहा है, यानी उसके एफिशिएंसी इंडेक्स को भी हम लोग आर कह सकते हैं। हैंस द फाइनल साइज ऑफ W1 जो है डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, और किस चीज़ पे, उसके रेट पे भी करता है। जो फाइनल साइज़ है ये इसके इनिशियल साइज़ पे भी डिपेंड करता है, और भाई रेट पे तो करता ही करता है ऑब्वियसली, लेकिन ये वाली बात हमने यहाँ समझी, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। फाइनल साइज़ W1 डिपेंड करता है इनिशियल साइज़ के भी ऊपर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग, अब ये जो पैराग्राफ NCERT ने आपको यूज़ किया, ये 2 चीज़ें समझाने के लिए यूज़ किया कि एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है। अब ये एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ का ही चक्कर हमें समझना है यहाँ पर। NCERT कहती है कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर हम लोग करने लगें बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, इसको आप 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। पहला तरीका क्या कि मेजर कर लो क्या चीज़, और कंपैरिजन कर लो क्या चीज़ कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी हो रही है, उसको आप बोलोगे कि भाई ये है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, बिकॉज इतना ही हो रहा है, जितना हो रहा है उतना ही की हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकंड चीज़ हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग एक कॉमन बेसिस पे, यानी हम लोग एक यूनिट ऑफ इनिशियल पैरामीटर को हम लोग देख सकते हैं कि पहले कितना था वर्सेस अब कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये है रिलेटिव ग्रोथ। और टोटली अब नए टाइम पे कितना हुआ है कि भाई 0 से पूछ लिया हमने कितना हो गया, ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो 2 ग्रोथ रेट हो गए, एक हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब ये 2 पत्ते दे करके हमें ये बात समझाई हुई है कि 2 पत्ते दे रखे हैं, आप देख लो अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है इनके अंदर सेम है। और क्या हो रहा है, आप इनमें देखो कि किसका जो है हाइयर रिलेटिव ग्रोथ रेट है। अब आप देखो कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है, 5 से 10 हो गया, ये 5 से 10 हो गया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ है। 50 से 55 हो गया तो इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का अपना कितना है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। लेकिन रिलेटिव अगर ग्रोथ रेट देखें तो 5 से ये 10 हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। और 550 से 55 हुआ तो रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका, इसका हाई हुआ। आप इस तरीके से देखो 5/5 अगर आया, डेल्टा x/x अगर हम लोग करें, ये चीज़ आप कैलकुलेशन देखो कि डेल्टा x/x अगर हम लोग कर रहे हैं तो चेंज इन x कितना है, 5/5 इज इक्वल टू 100% ग्रोथ रेट है इसकी रिलेटिव अगर हो रही है। और इसके केस में कितना है, डेल्टा x/x अगर करें तो चेंज कितना आया, 5 का, इनिशियल था 50, तो यानी ये 1/10, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% इसकी रिलेटिव ग्रोथ थी। इसके अंदर 100% रिलेटिव ग्रोथ है, इसके अंदर सिर्फ 10% रिलेटिव ग्रोथ है। तो हमें ये रिलेटिव ग्रोथ भी देखने में एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई कौन अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ
एब्सोल्यूट ग्रोथ को ही हम लोग देख के नहीं चल सकते कई जगह पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिज्म के लेवल पे यानी प्लांट के लेवल पे जो हमने ग्रोथ को पढ़ना था, ये कंप्लीट करता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का जो ग्रोथ वाला पार्ट है उसको। अब हम लोग स्विच करते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का मॉडल क्या बनाती है। एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की टाइम के साथ क्या कोई स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करती है। हम लोग हमेशा कंसर्न रहते हैं अनब्रिडल्ड का मतलब अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से, और हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, कंसर्न रहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इतनी अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, इसने जो हमारे देश के अंदर परेशानियां या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, हम लोग इस सब को सोच सोच कर परेशान रहते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशंस इन नेचर बिहेव द सेम वे। तो हम लोग भाई नेचुरल बात है कि भाई हम लोग क्यूरियस तो रहेंगे इस बारे में जानना कि भाई बाकी के एनिमल्स जो हैं क्या वो भी इस तरीके की पॉपुलेशन को शो करते हैं। अगर तो शो करते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट्स वगैरह हैं, परहैप्स हम लोग उनसे कुछ सीख सकते हैं ताकि हम लोग जो है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। इस तरीके से हम लोग कुछ सीख पाएंगे नेचर से। अब ग्रोथ मॉडल के अंदर दो बातें आती हैं, पहला आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा अपना वर्ल्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब बात आती है क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की। जो हमारा रिसोर्स और फूड है ये ऑब्वियसली एसेंशियल है ताकि अनइम्पीडेड ग्रोथ हो पाए एक पॉपुलेशन की। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब मायने रखेगी, जब आपके पास अनइम्पीडेड ग्रोथ होगी, ये तब वैलिड होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, हर स्पीशीज़ के पास एबिलिटी होती है ताकि अपने वो इन्नेट पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज़ करे और ग्रो करती जाए नंबर के अंदर। जैसा कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया था जब वो अपनी थ्योरी को बता रहा था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को वो डेवलप कर रहा था, तब उसने भी यही चीज़ देखी थी कि भाई अगर कोई हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज को आप अनलिमिटेड कर दो तो हर स्पीशीज़ जो है उसके पास एबिलिटी है ताकि वो फुल्ली अपने इन्नेट पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाए और अपना ग्रो करे इतना ज़्यादा नंबर कि भाई बेहिसाब वाला। तो डार्विन ने भी यही चीज़ ऑब्जर्व करी थी जब वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डेवलप कर रहा था। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। जब अनलिमिटेड होंगे जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो ये अपने इनेट पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करेगी हर स्पीशीज़, और किस तरीके से ग्रो करेगी, द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर मान लो n साइज़ की पॉपुलेशन थी, बर्थ रेट यानी पर कैपिटा बर्थ रेट जो है उसको आप b से लिख लो, और डेथ जो है यानी फिर से वही पर कैपिटा डेथ रेट उसको स्मॉल d से लिख लो। तो इंक्रीज़ जो होना है हमारे पॉपुलेशन के अंदर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ t, यानी आप इसको हमेशा लिखते हो ना dn/dt, चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट यानी आर कितना है इंटू टी, वही चीज़ लिखी हुई है। अगर बी माइनस डी को हम लोग आर से रिप्लेस कर दें यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ की जगह पे आप आर लिख दो बी माइनस डी की जगह पर, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी पॉपुलेशन किस तरीके से चल रही है। और आपको अगर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा कि एन टी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू एन एट ज़ीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ आर टी। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बात आती है आर जो है इस इक्वेशन के अंदर, उसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको चूज़ किया गया है असेस करने के लिए इम्पैक्ट्स। किसके इम्पैक्ट्स, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के, जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। तो ये लाइंस भूलनी नहीं है कि जो इक्वेशन के अंदर आर आता है अपना वो क्या है। पहली बात उसका नाम क्या है, पहला पॉइंट ये कि इसका नाम क्या है, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसका नाम है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको चूज़ किया गया है ताकि हम लोग इम्पैक्ट्स को जज कर पाएँ, इम्पैक्ट्स को असेस कर पाएँ। किसके इम्पैक्ट्स को, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इम्पैक्ट को, किसके ऊपर, पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर। फिर बात आती है इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो 3 वैल्यूज़, एनसीईआरटी का डाटा अगेन इंपॉर्टेंट, कि टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वैल्यूज़। नॉर्वे रैट के लिए 0.015 है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है। 1981 के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में 0.0205 थी।
इस चीज़ को जो है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। 0.015 और एक और ज़ीरो लगा लेते हैं हम लोग इधर। ये है हमारा नॉर्वे रैट के लिए। उसके बाद आता है हमारा इंडिया की पॉपुलेशन के लिए 1981 का डाटा, तो 0.0205 है ये है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज़, HP लिखा हमने। और फाइनली आता है हमारा क्या, फ्लोर बीटल के लिए। तो फ्लोर बीटल के लिए FB लिख ले रहे हैं हम लोग 0.1200। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये 3 वैल्यूज़ हमें NCERT ने दी हैं, आप इसको भूलना नहीं। नॉर्वे रैट के लिए कितना है 0.0150, ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 का डाटा है ये, तो 0.0205, और फिर ये FB यानी अपना फ्लोर बीटल तो 0.1200। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। फिर बात आती है क्या कि जो अबव इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ह्यूमन पॉपुलेशन का या किसी भी पॉपुलेशन का, और इससे जो कर्व बनता है वो J शेप का कर्व बनता है। जब हम लोग प्लॉट करते हैं इसको n को रिलेशन टू टाइम में, तो n को जब हम लोग t के साथ प्लॉट करते हैं तो हमारा ये J शेप का कर्व बनता है, dn/dt इज इक्वल्स टू Rn वाला। इफ़ यू आर फेमिलियर विद बेसिक कैलकुलस, तो आप जो है डिराइव कर सकते हो इंटीग्रल फॉर्म इस इक्वेशन की, तो वो ये आ जाएगी। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। कोई भी स्पीशीज़ अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एनी स्पीशीज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन, ये रीच कर सकती है एक एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी को एक बहुत कम टाइम के अंदर। लेकिन कब, जब इसको अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन दी जाएगी तब। डार्विन ने ये शो किया कि एक बहुत स्लोली ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट जो है वो भी रीच कर सकता है एनॉर्मस नंबर अगर उसको कोई चेक ना करे, यानी उसकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई चेक ना हो तो वो भी एनॉर्मस पॉपुलेशन पे ग्रो कर सकता है। द फॉलोइंग एनेक्डोट, एक फिर एनेक्डोट इंसान ये इस एग्जांपल को समझाने के लिए NCERT ने एक एनेक्डोट यूज़ किया है, बेकार सा अजीब सा। तो बहरहाल आप इसको पढ़ना, इसके अंदर कुछ सीखने वाला नहीं है। बस बहरहाल आप इस चीज़ के अंदर एक कंडीशन याद करना कि ये प्रोवाइडेड तब है जब सारा फूड और स्पेस यानी खाना और जगह ये दोनों अनलिमिटेड रहेगी, तब ये एनेक्डोट सही साबित होने वाले हैं। इसके अंदर कुछ काम की चीज़ नहीं है, बस आपको ये बात, वही चीज़ समझाने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि कोई भी स्पीशीज़ हो अगर वो एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन के अंदर ग्रो कर रही है तो वो एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम टाइम के अंदर ग्रो कर सकती है, अचीव कर सकती है, चाहे वो बहुत स्लोली ग्रोइंग एनिमल हो जैसे कि एलिफेंट। और ये किसने प्रूव किया था, डार्विन ने प्रूव किया था। अब बात आती है हमारी क्या, एक असली लॉजिकल ग्रोथ पैटर्न की, लॉजिस्टिक ग्रोथ की हम लोग बात करने वाले हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, साइंटिस्ट का नाम किसने दिया था, वर्ल्हल्सपर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इसका नाम है। जब इतना लंबा नाम है तो अभी आप पढ़ के आए हो क्या कि आपकी जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है उसके अंदर dn/dt इज इक्वल्स टू Rn आपने पढ़ा है। तो इतना लंबा नाम है तो कुछ एक्स्ट्रा भी रख दो। तो इसके अंदर आपने क्या लिखा, 1 - n/k, यानी नाक आपने रख दी। नाक मतलब ये n/k, ये भूल मत जाना n/k है। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और इक्वेशन को, तो ये अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर कॉमन करें तो k - n बन जाएगा ऊपर, और क्या नाम है नीचे डिनोमिनेटर में k रह जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी किसकी, वर्ल्हल्सपर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ की, कि dn/dt इज इक्वल्स टू Rn अपॉन k - n/k। इस चीज़ को समझो कि dn/dt इज इक्वल्स टू Rn अप इंटू k - n अपॉन k। इसके अंदर n क्या है अपना पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम t पर, r क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k क्या है हमारी कैरिंग कैपेसिटी यानी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जिसके ऊपर हैबिटेट के अंदर ऑक्यूपाई करा ही नहीं जा सकता। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब n बराबर k हो जाता है, यानी जब हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंडीशन है हमारी किस चीज़ की, एसिम्पटोट की। तो वही क्वेश्चन आपका 2017 का है क्या, कि एसिम्पटोट जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर कब ऑब्टेन होता है, जब n और k बराबर हो जाए। आंसर इज़ बी। फिर बात आती है क्या, अब हम लोग इसका पैराग्राफ रीड करें, NCERT का टेक्स्ट रीड करें तो NCERT क्या कह रही है इसके बारे में, कि कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ की नेचर के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज़ इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज
टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन के पास, किसी भी स्पीशीज़ की किसी भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी जो ग्रोथ है उसको एक्सपोनेंशियली परमिट कर पाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत मज़ेदार लाइन है। एक तरीके से एनसीईआरटी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर तमाचा मारा है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि किसी भी स्पीशीज़ की कोई भी पॉपुलेशन अपन नेचर के अंदर अपनी जो ग्रोथ है उसको परमिट नहीं कर सकती कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए, क्योंकि नेचर के अंदर कभी भी उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। दिस लीड्स टू कंपटीशन। अब क्योंकि ऐसा होना नहीं है तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो सर्वाइवल किसका होगा, तो फिटेस्ट इंडिविजुअल का जो है सर्वाइवल होगा, और फिटेस्ट इंडिविजुअल ही हमारा रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा। The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a point या with a limit to with a view to limit human population। अब जो हमारी जो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग देशों की सरकारों ने भी इस पॉइंट को रियलाइज़ कर लिया है और अब कई सारे रिस्ट्रेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है अपने सिस्टम के अंदर, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर लिमिट लगाई जा सके। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक और लाइन, नेचर के अंदर एक गिवन हैबिटेट जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता है, जिसके बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। यानी उसके बाद उस हैबिटेट की बर्दाश्त के बाहर चीज़ चली जाएगी, और इस लिमिट को नेचर की हम लोग कैरिंग कैपेसिटी के बोल लेते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर, उस हैबिटेट में जो वो रह रही है। अब जो पॉपुलेशन है हमारी जो ग्रो कर रही है उस हैबिटेट के अंदर जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो शो करती है इनिशियली एक लैग फेज़, फिर फेज़ आता है एक्सेलरेशन का जिसको आप लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़ कह सकते हो, और फिर एक डिसेलरेशन का फेज़ आता है, और फाइनली एक एसिम्प्टोट कंडीशन पहुंच जाती है व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला, आपको वापस से इस लाइन पे गौर करो कि फाइनली क्या रीच हो जाता है, एक एसिम्प्टोटिक कंडीशन पहुंच जाती है, और एसिम्प्टोट का मतलब व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। और 2017 में एनसीईआरटी ने क्या पूछा आपसे कि एसिम्प्टोट कब पहुंचेगा, जब कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अपनी एन पहुंच जाए, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच जाए। तो इस लाइन से ही तो उठ के ये 2017 का क्वेश्चन बना। इसी तरीके से सारे के सारे नीट के क्वेश्चन आपके हर एक लाइन से ही उठ के आने हैं, और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई एम श्योर कि आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो बहुत ईजीली। कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपने एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ रखा हो। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी जो है सिग्मॉइड कर्व देगा, एस से सिग्मॉइड, एस से सच्चा कर्व देगा, और इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं, जैसा फिगर 13.6 में दे रखा है। फिगर 13.6 के अंदर जो बी पार्ट है ये आपका वल्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का सच्चा सिग्मॉइड कर्व दे रखा है, जिसके अंदर dn/dt आपको rn × k-1/k दे रखा है, जहाँ पर k आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। हम लोग फर्दर मूव करें, एनसीईआरटी आगे क्या कहती है हमसे कि आप इसको जो है इक्वेशन इस तरीके से दे सकते हो और इसके अंदर ये वैल्यूज़ ये रिप्रेजेंट करती हैं। फिर लास्टली एनसीईआरटी क्या बात करती है, सिंस रिसोर्स फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, यानी फाइनाइट का मतलब लिमिटेड हैं, और बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर। क्योंकि ये फाइनाइट हैं यानी एक सीमित हैं, तो ये थोड़े दिन में क्या होंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। तो लॉजिस्टिक मॉडल जो होता है वो मोर रियलिस्टिक होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमेशा मोर रियलिस्टिक कहलाती है। गैदर करो, अभी एक फालतू की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना ये क्वेश्चन देखो फेज़ 2 का 2016 में क्या बोला गया है, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0। लॉजिस्टिक मॉडल आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से आपको ये दिया है लॉजिस्टिक मॉडल। इसके अंदर 1 - n/k यानी नाक वही वाली बात आई कि इन्होंने डिनोमिनेटर को कॉमन नहीं रखा, कि जो आपका जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कब ज़ीरो हो जाएगा, जब आप इस चीज़ को देखो, अब इस इक्वेशन को देखो इधर,
कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, और इस इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, आर एन इंटू वन माइनस एन अपॉन के। जब हमारा एन अपॉन के अगर तो ये वन हो जाए तो ये वाली वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और समथिंग मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी हमारा ग्रोथ रेट ज़ीरो हो जाएगा। यही चीज़ हमसे पूछी हुई है क्या, कि ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का लॉजिस्टिक मॉडल के अंदर वो ज़ीरो कब हो जाएगा। तो ये कब ज़ीरो हो जाएगा, जब एन बाई के हमारा इक्वल टू वन हो जाए। व्हेन एन बाई के इज़ एग्जैक्टली वन, तो वन माइनस वन ज़ीरो, और ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड की इक्वेशन हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये प्योरली मैथमेटिक्स था, इसके अंदर कुछ बायोलॉजी नहीं पूछी गई थी। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो गया डी। तो हमने एक और क्या नाम है, इस तरीके से हमने PYQs भी इसके अंदर कवर कर लिए सारे के सारे, और हमने पूरा का पूरा कॉम्बाइन करके इन दो चैप्टर्स को पढ़ लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आप यहाँ देखो, नैटेलिटी किस चीज़ को रेफ़र करती है, हम लोग पढ़े MD से याद रखना है आपको, मोर्टेलिटी यानी डेथ। तो नैटेलिटी क्या होता है, बर्थ रेट को हम लोग नैटेलिटी कहते हैं। फिर आगे अगर और कोई मैंने इंजेक्ट किया हो इसके अंदर, सारे PYQs हम लोग इसके अंदर कवर कर चुके हैं, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये लेक्चर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अपना ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन दोनों के अंदर कॉमन रहने वाला है।